हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कर्मा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने बहुत अच्छी वैकेंसी अपडेट करा दी है। यूपी विभाग में, यूपी पुलिस विभाग में 4543 पद पे यूपीएसआई की पोस्ट आ गई है, वैकेंसी आ गई है। तो जिन भी बच्चों का सपना है अपने कंधे पे सितारे लेके घूमने का, उनके सितारे बिल्कुल अब गर्दिश में आने वाले हैं, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी उनके लिए आ गई है। और इसी टाइप से मैं बाकी अदर स्टेट के जो सीएम है, गवर्नमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वो भी इसी टाइप से वैकेंसीज को संज्ञान में ले। एमपी स्टेट में भी मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी टाइप से जो एमपीएसआई की वैकेंसी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, रुकी हुई है, पुलिस मुख्यालय से बात करके उस वैकेंसी को भी जल्दी निकाला जाए। और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ये 4543 पोस्ट है। 4500 से ज़्यादा पोस्ट आपके सामने आ गए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। पहली बात तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी वो हम जानेंगे। पहले हम पूरा आज का ये जो सेशन है, इसमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है, उसको डिकोड करेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली, क्या जरूरी है, क्यों, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप युद्ध जीत नहीं पाओगे, आप हार जाओगे। तो इसलिए हम पूरी तैयारी करेंगे। आज हम पूरा नोटिफिकेशन जो आया है आपके पास, इसको पूरा डिकोड करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसी है, मेरे लिए कौन सी वैकेंसी ज़्यादा अच्छी है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं पेपर दे पा रहा हूँ और दे पाऊंगा, तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसके बाद आपको कहीं कुछ और समझने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये किस किस पोस्ट के लिए आई। पहले तो इस पर हम लोग बात करेंगे, सर ये वैकेंसी किस किस पोस्ट पे आई है। तो चार अलग अलग पोस्ट पे आई है। उप निरीक्षक एसआई की पोस्ट आई है आपके पास, प्लाटून कमांडर की पोस्ट आई है, ठीक है, मेल कैटेगरी में आपके पास आई है। ये आपके पास इसी कैटेगरी में आपके पास ये पूरी मेल कैटेगरी के, फिर प्लाटून कमांडर और विशेष सुरक्षा बल में भी आपके पास मेल कैटेगरी में पोस्ट आई है। अच्छा, आपके पास फीमेल बटालियन में भी, आपके पास विमेन बटालियन में भी आपके पास फीमेल एसआई की पोस्ट आई हुई है। तो चार अलग अलग कैटेगरी में आपके पास ये पोस्ट आई है। यूपीएसआई की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, 4500 से ज्यादा पद है। बहुत अच्छा मौका है भाई यूपी के बच्चों को, यूपी के पढ़ने वाले बच्चों की तो भाई मौज लग गई एक तरीके से, ठीक है। देखा जाए तो यूपी वाले बच्चों के तो क्या लग गई भाई, मौज लग गई है। देखो, अब देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है, वो अगर हम लोग समझ लेते हैं। तो आपके पास जो एसआई की टोटल पोस्ट है, ओनली एसआई की पोस्ट की बात की जाए ना, तो एसआई की पोस्ट जो है वो है आपके पास 4242, 4200 से ज्यादा पोस्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसके, यूपीएसआई की पोस्ट है। एसआई वैकेंसी 2 स्टार, छोटे मोटे जो थाने होते हैं ना, वहां का तो टीआई एसआई से ही बन जाता है भाई। एसआई जो बनते हैं वो वहां के टीआई थाना इंचार्ज भी बन जाते हैं काफी जगह जहाँ छोटे थाने होते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया है। काफी सारे कांस्टेबल वगैरह आपके अंडर में होते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। देखो यहाँ पे देखो और क्या है आपके पास। तो एक तो आपके पास एसआई की हो गई, फिर आपके पास मेल कैटेगरी में आपके पास अगली जो पोस्ट आ रही है वो कितनी है आपके पास, 135 पोस्ट यहाँ आ गई मेरे पास, ठीक है। कैटेगरी भी अलग अलग लिखी है कि आपके पास भाई जनरल कैटेगरी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एसटी की कितनी और एससी की कितनी। टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास विशेष सुरक्षा बल की पोस्ट है ये कितनी है, 60 है। इसके बाद आपके पास फीमेल के लिए अगर आपसे बोला कि भाई महिला बटालियन है, तो महिला बटालियन के लिए भी स्पेशल पोस्ट भी है। देखो, महिला बटालियन में स्पेशल पोस्ट भी है। इसके अलावा जो आपके एसआई की पोस्ट है उसमें तो मेल फीमेल दोनों आई रहे, 4242 जो पोस्ट है उसमें तो मेल फीमेल आई रहे, पर बाकी के जो नीचे की 3 कैटेगरी है, ठीक है, टोटल 4 कैटेगरी में वैकेंसी पोस्ट निकली है। तो ऊपर वाली तो मेल फीमेल दोनों कॉमन है, बट बाकी नीचे वाली जो पोस्ट है उसमें 2 मेल और 1 फीमेल के लिए अलग से स्पेसिफिक दी गई है कि इनमें सिर्फ मेल आ सकते हैं और इनमें सिर्फ फीमेल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वैकेंसी हो गई जो लगभग 4500 से ज्यादा है। 4500 से ज्यादा पोस्ट हमारे पास आ रही है। अच्छा, फॉर्म फिल कब से हो गए, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई जैसे वीडियो खत्म हो तुरंत आप साइबर कैफे चले जाना, या फिर अगर आप अपने आप से खुद से लैपटॉप या अपने पीसी से जैसे भी आप फॉर्म भर पाते हो बिल्कुल भरो, तुरंत भरो, ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फॉर्म काफी सारे भराएंगे, अलग अलग स्टेट से, सभी स्टेट से भराएंगे। अदर स्टेट का भी आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फॉर्म भराएंगे, बहुत सारे फॉर्म आएंगे, तो बहुत सारे फॉर्म होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट में सर्वर इशू आ जाता है। काफी जगह होता है ना, वेबसाइट में सर्वर इशू आ जाता है। हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, कब से, 12 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा आप अभी से बिल्कुल फॉर्म भरने चले जाइए। कब तक भर सकते हो आप, 11 सितंबर तक। पर हमें लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं, हमें हमारा फॉर्म जल्दी से जल्दी तुरंत भरना है। तो भाई जितना जल्दी आप फॉर्म भर पाओ उतना अच्छा है, जल्दी भर दो। इसके बाद क्या है, आपको पता है कि इसका फॉर्म की जो सेम डेट है, सेम डेट में आप क्या करो, उसका पेमेंट करोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, आप जानते हो। इससे आपका फॉर्म सिर्फ सेव हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें जो बात है वो क्या है आपके पास कि आपके पास जो आपने जमा किया गया उसके रिसिप्ट जो आपके पास आएगी वो 13 तारीख से पहले पहले आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक और जो चीज है वो ध्यान रखना है कि आपको ओटीआर कराना जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
यूपी गवर्नमेंट की जो आपके पास पुलिस की वेबसाइट है, यूपी गवर्नमेंट, जहां से आप फॉर्म फिल करोगे, उस वेबसाइट पे आपको एक बार का ओटीएस, मतलब आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं नौकरी चाह रहा हूं, इस नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। आप एक बार ओटीएस करा लो, फिर कोई भी वैकेंसी जब आएगी तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओटीएस से ले ली जाएगी। तो ठीक है, तो आपको एक बार का ओटीएस कराना है, उसके बाद ये फॉर्म फिल होगा। तो पहले भाइयों आप जल्दी से जाके ओटीएस करा लो, ठीक है। चलो, ये आपकी फॉर्म की डेट हो गई, फॉर्म की डेट चल रही है, मैं बिल्कुल कहूंगा आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, हमें लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं, हम जल्दी फॉर्म फिल करें। अच्छा, इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है, आपके पास क्या होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर आप क्या हो भाई, ग्रेजुएट हो, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरोगे, और ग्रेजुएट होना कंपलसरी, ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन रनिंग में तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हमारी हो गई है कि हम कहाँ तक पास होना चाहिए। अधिमानी अर्हता का मतलब ये हो रहा है कि आपको एक्स्ट्रा में क्या छूट मिल सकती है। छूट क्या मिल सकती है, तो छूट आपके लिए 3-4 फॉर्म है कि अगर आपने कोई प्रादेशिक सेना में 2 साल की आपने कोई जॉब कर रखी हो, ठीक है, स्टेट में, या फिर आपके पास डीओईएसी का कोई सर्टिफिकेट हो जाए कंप्यूटर का, ठीक है, ओ लेवल का होना चाहिए, फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो जाए। तो इनसे क्या होगा ना आपको कि जब मान लो सेम नंबर पे 2 कैंडिडेट आ गए हैं तो उसमें इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जनरल से भी फाइट कर लेंगे, बढ़िया फाइट कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि सर क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तो इस बार बहुत अच्छा है क्या है भाई, एज में काफी आपको रिलैक्सेशन दी गई, एज लिमिट में काफी आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो लोग ओवर एज हो गए थे, या जो लोग ये सोच रहे थे कि क्या मैं कोई सा फॉर्म दे पाऊंगा, कोई क्या मैं कोई सा एग्जाम दे पाऊंगा, वैकेंसी की मैं फिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपके लिए सबके लिए बढ़ा दिया, बहुत अच्छा एज क्राइटेरिया रखा है। जैसे जनरल कैटेगरी का एज क्राइटेरिया 3 साल का बढ़ गया। अब मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर आपका बर्थ 1994 से 1994 2 जुलाई 1994 के बाद का है, और 2004 से पहले का अगर आपका बर्थ है, 94 से 2004 के बीच का अगर आपका बर्थ है, तो आप बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्या है आपके पास, अगला है कि अगर आपके पास एस टी एस सी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी का अधिकतम आयु है, तो आपको क्या मिला है, 5 साल का यहाँ रिलैक्सेशन आपको मिला है। फिर यहाँ भी आपको कितना मिला है, 5+3, मतलब टोटल यहाँ 8 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, यहाँ 8 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिल गया। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका बर्थ 89 के बाद हो रहा है, दोनों कैटेगरी में अगर आपका बर्थ 89 के बाद हो रहा है, और 2004 तो आपकी लिमिट है कि 2004 से पहले होना चाहिए, मतलब आपकी एज 21 साल तो होना चाहिए फॉर्म भरने तक। तो आप 2 जुलाई तक अगर 21 साल के हो गए तो आप फॉर्म भर सकते हो, और इससे कम एज में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, और मैक्सिमम एज आपके सामने लिखी है, ये रिलैक्सेशन के साथ आपको एज मिल जाएगी। नेक्स्ट है, और कहाँ है, तो आपके ओबीसी अगर है तो ओबीसी में भी आपको सेम टू सेम आपको 8 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब 1989 के बाद का आपका बर्थ हो, और 2004 के पहले का आपका बर्थ हो जाए, तो इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिला है। सेम है कि अगर आपके पास कोई इसमें पहले से अगर आप पोस्ट में थे तो उनको भी अलग से रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप मतलब यूपी स्टेट में अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो वहाँ भी आपको 3+3 एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको इस बार अच्छा मिला है। तो जो लोग एज क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो रहे थे उनके लिए भी अच्छा मौका है भाई, ये फॉर्म फिल करो और अपनी जॉब ले लो, अच्छी बात है। मैंने देखो हर एक पॉइंट को डिकोड किया, हर एक पॉइंट जो आपके नोटिफिकेशन में होना था आपको पता होना था, कैसे पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होने से पहले कि मैं फॉर्म कैसे भर पाऊंगा, क्या होगा, सारी चीजें। अगली बात देखो, अब अच्छा इसमें ये देखो सर कुछ फिजिकल भी होगा क्या, तो बिल्कुल हाँ, फिजिकल का आपको ध्यान रखना है, शारीरिक मानक परीक्षण आपको देखना है क्या क्या है। तो पहले तो आपकी हाइट का आपको ध्यान रखना है, आपकी हाइट कितना होना चाहिए। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी कंपलसरी, इतनी होना चाहिए, वरना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला क्या है आपके पास, तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति अगर आप कैटेगरी है तो आपको कितनी हाइट में काम चल जाएगा, आपका 160 में आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट की बात कर लेते हैं कि भाई चेस्ट भी होता है अगर आपका पुलिस का फिजिकल हो रहा है, मतलब आपको हाइट और चेस्ट ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आपके पास फोर्स वाले पेपर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आपके डिफेंस वाले पेपर हो तो वहां पे आपका एक तो हाइट और एक चेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिजिकल इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, चेस्ट क्या हो रहा है, तो आपका नॉर्मल जो चेस्ट होगा वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप चेस्ट फुला रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। अगली बात यह है कि अगर आपकी अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए आपका 77 नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने पे कितना आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, आपके चेस्ट में आपके सीने में फुलाव होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फिजिकल। अच्छा, फिजिकल के बाद अब फीमेल के लिए भी बात कर लेते हैं कि सर फीमेल के लिए क्या हाइट क्राइटेरिया होगा। तो फीमेल के अगर हाइट क्राइटेरिया की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी आपके पास, ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए अगर फीमेल की बात की जाए तो जो हाइट होगी आपको, मुझे लग रहा है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, 152 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आपकी
एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आपके लिए फीमेल के लिए चेस्ट वाली कोई बात नहीं, आपको वेट का ध्यान रखना है कि आपका वेट जो है, वजन जो है, जो भी लड़के हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका जो वजन है वो 40 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से कम है तो आप फॉर्म फिल भी कर दोगे, तो फिर आप उसके बाद थोड़ी मेहनत करके और फिर अपना हेल्थ वेट वजन बढ़ा के 40 किलोग्राम से ऊपर आपको लाना है, ठीक है। चलो और आ जाते हैं फिर इसमें, और अगली बात क्या है कि आपके पास पेपर किस किस लेवल पे होंगे ये भी आप समझ लो। पहली बात तो इसमें अच्छी बात ये है कि सर ये जो पेपर हो रहा है, रिटन पेपर पहला होगा आपका, पहले रिटर्न पेपर होगा। रिटर्न पेपर जो होगा ना ओएमआर पे होगा, ठीक है। रिटर्न पेपर किस बेसिस पे होगा? ओएमआर पे होगा। ऑनलाइन पेपर नहीं, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ओएमआर शीट से आपका फॉर्म फिल, आपका पेपर लिया जाएगा, जो आपका पेपर होने वाला है लिखित वाला, रिटर्न वाला। वो क्या क्या सब्जेक्ट होंगे? तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में आपके पास, आपको एक तो हिंदी पढ़ना है, इसके बाद आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, आपको आपका संविधान पता होना चाहिए, मूल विधि पता होना चाहिए। इसके बाद आपका मैथ्स वाला सेक्शन है, मैथ्स और मानसिक योग्यता, मतलब थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी है, मेंटल एबिलिटी भी है, इसमें प्योर आपकी रीजनिंग आ रही है। फिर बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, मतलब इसमें भी आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है। मैक्सिमम ये पूरा का पूरा कुछ जनरल एबिलिटी वाली चीजें भी इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। क्या क्या होगा? तो कंप्लीट आपका सिलेबस जो है आपकी पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट आपका सिलेबस डिकोड किया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, जिस युद्ध में आप लड़ने जा रहे हो, उस युद्ध की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी होना जरूरी है, वरना युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप शहीद हो जाओगे। तो हमें शहीद नहीं होना है, हमें तो युद्ध जीत जीत के आना है ना, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैंने यहाँ भी डाल दी कि क्या क्या चीजें आपके आने वाली सिलेबस में डिटेल में क्या क्या होगा। अच्छा, और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास हर सेक्शन के 40 क्वेश्चन है। हर सेक्शन के 40 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन है। और इन 40 क्वेश्चन के लिए कितने नंबर है? 100 नंबर। 40 क्वेश्चन के लिए कितने नंबर है आपके? 100 नंबर है। उस टाइप से आपका जो पेपर होगा वो 400 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा भाई? 400 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। और अगली बात क्या है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करना है। हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा 35% से। हर सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 35% लाना जरूरी है। 35% लाओगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हर सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। अगर 35% से कम नंबर लेके आ रहे हो, मतलब 100 में से 35 नंबर आपके हर एक पेपर में नहीं आ रहे, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, अगला पेपर आपका कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो आपको 35 सेक्शनल लाना है और सब मिला के 50% नंबर लाना भी जरूरी है। मतलब कम से कम आपको 200 नंबर तो लाना ही लाना है, प्लस 35 अलग अलग सेक्शन में भी लाना है, ठीक है। चलो, एक ये बात हो गई हमारे पास, किसका सिलेबस हो गया है, तो ये हमारा रिटन एग्जाम का हो गया। अगली जो बात आ रही है कि इसके बाद फिजिकल भी होगा, तो बिल्कुल आपके पास इसमें फिजिकल भी होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल भी होगा। और फिजिकल के लिए आपको क्या करना है, तो आपकी एक रेस होगी, ठीक है। रेस होगी, और रेस कितनी है, तो मेल कैटेगरी के लिए, पुरुष के लिए 4.8 4.8 किलोमीटर की आपकी रेस है। और इस रेस को आपको कंप्लीट कितनी देर में करना है, तो आपको कंप्लीट करना है सर 28 मिनट में। कितने? 28 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, फीमेल कैटेगरी के लिए भी क्या कोई फिजिकल एग्जाम होगी, तो बिल्कुल होगी फीमेल के लिए। और फीमेल के लिए क्या है कि आपको 2.4 किलोमीटर, ये फीमेल के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई? फीमेल के लिए, ठीक है। ये फीमेल कैटेगरी के लिए है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, उनके लिए 2.4 किलोमीटर की रेस है। और ये रेस उनको कितनी देर में कंप्लीट करना है, तो 16 मिनट में रेस उनको कंप्लीट करना है। आसानी से आप कवर अप कर लोगे। हम मेंस पे पहले फोकस करेंगे, हमारा जो रिटन एग्जाम है उस पर फोकस करेंगे, तो आ जाएगा। देखो, अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो सिलेबस मैंने डिकोड कर दिया है। आप बोलोगे सर ये मुझे पीडीएफ अगर चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कर्मा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कर्मा क्लासेस का। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप क्या जो डाउनलोड करना है आपको? कर्मा आईएएस के नाम से एप्लीकेशन है, कर्मा आईएएस के नाम से एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। इसमें डेली आपकी जो क्लास चल रही है उसकी भी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी मेरे भाई। इसके अलावा आपको क्या मिलता रहेगा, तो डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपके जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसकी पीडीएफ है। मुझे जैसे आपको सिलेबस है तो ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन कर्मा आईएएस पे, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर आपके पास ये मूल विधि, संविधान और जीएस का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या आएगा, वो पूरा सिलेबस मैंने डिकोड कर दिया है, पूरा आपके लिए एक एक पॉइंट अलग से बना दिया है। साइंस वाला सेक्शन भी आएगा इसमें, फिर हेल्थ से रिलेटेड भी आएगी, सारी बातें आएगी आपके 35 जो फर्स्ट है उसमें। तो मुझे क्या करना है, अब देखो भाई इस 35 नंबर में कितना सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस। पहले तो हिंदी का 35 हो गया। सेकंड, ये जो 35 है इसमें एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। काफी सारा सिलेबस है। जीएस बहुत डीप में पूछा गया है। नंबर 35 100 क्वेश्चन आपके पास 100 नंबर का ही है, पर बाकी पूछा बहुत डीप में गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो आपके पास मैथ्स वाला जो सेक्शन आ रहा है, मैथ्स आपका अच्छा दे रखा है इसमें, ठीक है। मेंसुरेशन वगैरह, अर्थमेटिक वगैरह सारा, मतलब आपका डीआई वगैरह पूरा मैथ्स दे रखा है, पूरा मैथ्स हमें पढ़ना है। मैथ्स के बाद आपके पास रीजनिंग वाला पार्ट भी आ रहा है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको सिलॉज में वगैरह, सिंबल वगैरह, फिर आपको सारी चीजें, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सब कंप्लीट करना है।
इसके बाद ये वाला जो सेक्शन आ रहा है इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आपकी मानसिक अभिरुचि वाला जो सेक्शन है इसमें आपका सीरीज वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला ये सेक्शन आएगा जो आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप से सिलेबस आपका हो गया किसका, रिटन एग्जाम का। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में रीजनिंग काफी पूछी, बहुत ज्यादा पूछी, आपसे पूछा गया कि मेंटली कितने आप स्ट्रॉन्ग हो, कितना अच्छा कर पाते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो था यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई भाई। कमर कस लो अपनी, अपने कर्म अच्छे से करो और अब जो सिलेबस है सिलेबस के हिसाब पॉइंट वाइज पढ़ते जाओ। आपके पास हिंदी का पेपर केवल हिंदी में होगा, बाकी के जितने तीनों सब्जेक्ट है तीनों बाईलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो और फॉर्म फिल करना बहुत जल्दी कर दो भाई। जिन्होंने ओटीएस नहीं कराया भाई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा, ओटीआर नहीं कराया, वो पहले ओटीआर कराओ जाके। वन टाइम का जो रजिस्ट्रेशन है पहले रजिस्ट्रेशन करो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाओ, फोटो लेके जाओ, आपके थंब वगैरह क्लियर होना चाहिए। वो होने के बाद फिर आप फॉर्म फिल कर दो। तो जिन्होंने नहीं कराया जल्दी कराओ, लास्ट डेट का वेट मत करो भाई, जल्दी फॉर्म फिल कर दो। जल्दी फॉर्म फिल करने के फायदे होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम में बिल्कुल फायदे होते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन जल्दी आता है कहीं ना कहीं उनको एग्जाम देने में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रख लो। चलो, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया। और अदर स्टेट की गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी, और एमपी की गवर्नमेंट से तो बिल्कुल खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज एमपीएसआई की वैकेंसी को जल्दी लाया जाए। ठीक है, तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं, मिलते हैं आपके सिलेक्शन पर। थैंक यू सो मच।